सभी भाई और बहनों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन मेरिट पे। आज जो है सेशन बहुत ही लंबा होने वाला है और लंबा इसलिए है क्योंकि आज जो है कंप्लीट आपका करंट अफेयर हम समाप्त करने वाले हैं एक वीडियो में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा के लाए हैं और फुल स्पीडी आपका आज कंप्लीट होने वाला है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक फुल खत्म होने वाला आज कंप्लीट। तो जिस चीज़ का भी आप तैयारी कर रहे हैं सब के लिए कंपलसरी है सेशन होने वाला है। जरूरी नहीं है कि बीपीएससी 72, एडीओ, बिहार एसआई या कोई और एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर मस्ट है। तो आइए देर नहीं करते हैं और अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। ये पहला हमारा आ गया संवैधानिक पदाधिकारी। ठीक है, साथ में सीखते चलेंगे कि किस आर्टिकल में किसका उल्लेख है। करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम पॉलिटी का भी ध्यान रखेंगे। देखिए कैसे राष्ट्रपति A52 में कितना आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। क्लियर, जो कि कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। केवे नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा आपका आ जाएगा महाभियोग कितना पर लगता है? तो 61 अनुच्छेद 61 में महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जाएगा। किस पे? राष्ट्रपति पे। कितना पे? 61 पे महाभियोग। चलिए, 2 क्वेश्चन क्लियर, 3 क्वेश्चन क्लियर। उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये आर्टिकल कितना में है? 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा है। और ये कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन 15वें नंबर के हैं। कै में? 15वें नंबर के हैं। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन हुए? तो सीपी राधाकृष्णन। कैमें नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री सब जानते हैं कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये भी कैमें नंबर के हैं? 15वें नंबर के। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे। कितना में? ठीक है। एक और आर्टिकल आता है क्या? 17(4). इसमें क्या कहा गया है 17(4) में कि राष्ट्रपति के लिए सलाह के लिए, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री जी का एक मंत्रिमंडल होगा। मंत्रिमंडल होगा। ठीक है। और 78 क्या कहता है ना, 78 भी एक आर्टिकल है, उसमें प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हो गया यहाँ तक। तो हम चाहते थे कि आर्टिकल आपका साथ साथ क्लियर हो। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 124 में है और ये 5 प्रकार का रीट जारी करती है। आर्टिकल कितना में? 32 के तहत, जो कि कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है। कैमें नंबर के? 53वें नंबर के हैं। कैमें नंबर के हैं? तो 53 नंबर के हैं। ठीक है, चलिए। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल कितना में चर्चा है? तो आर्टिकल 76 में इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, कौन है? तो आर वेंकट रमनी। कैमें? 16वें नंबर के। कैमा? 16वें नंबर के हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अध्यक्ष, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये कौन है अभी वर्तमान में? बोलेगा आपसे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलिएगा? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जहां तक किसी को दिक्कत, क्योंकि इसी तरह से हमारा स्लाइड चलेगा, हम चाहते हैं कि पॉलिटी आपको छूटे ना, साथ साथ अनुच्छेद भी क्लियर होते चल जाए आपका। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका अनुच्छेद कितना में चर्चा है? तो अनुच्छेद आपका 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। ठीक है, जो कि कौन है? ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के। कै में?
26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करा, नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी कि कैग, आर्टिकल 118, आर्टिकल कितना में चर्चा है, सॉरी आ जाओ भाई आ जाओ, कहाँ उड़ गया, हाँ लिए आर्टिकल कितना में चर्चा है, तो आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की चर्चा किया गया है, जो कि कौन है, संजय मूर्ति है, कैमे नंबर के, 15वें नंबर के हैं। क्लियर हो गया, चलिए सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं कौन, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करा, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है, कौन है, अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह जी वायुसेना के अध्यक्ष है। कितने नंबर के पूछेगा, तो 28वें नंबर के। और पहले सीडीएस अगर बोलेगा, सीडीएस पहले कौन थे, तो बिपिन रावत, कौन थे, बिपिन रावत पहले सीडीएस थे, जो कि इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, चलिए नौसेना अध्यक्ष कौन हुए, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, कितने नंबर के, 26वें नंबर के। ठीक है, कितने नंबर के, 26वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए थल सेनाध्यक्ष पूछेगा कौन है, तो उपेंद्र त्रिवेदी यानी कि 30वें नंबर के हैं। कितने नंबर के, 30वें नंबर के उपेंद्र त्रिवेदी है कौन, थल सेना अध्यक्ष हुए। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि अभी कौन है वर्तमान में सीडीएस के, तो ले जा अनिल चौहान, कौन है, अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए आप क्या कह रहा है, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव कौन है ना। जैसे बोलेगा अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी। पहले नीति आयोग को हम लोग जानते थे योजना आयोग कहते थे, क्या कहते थे, योजना आयोग। ठीक है, का जो है 15 मार्च 1950 में गठन हुआ था और 1 जनवरी 2015 को इसको परिवर्तित कर दिया किस में, नीति आयोग में, इसका नया नाम हो गया। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, चलिए पूछेगा उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन होते हैं, तो अशोक कुमार लहरी है अभी वर्तमान में। ठीक है, अशोक कुमार लहरी। क्लियर, चलिए बोलेगा सीईओ नीति आयोग के कौन है, तो निधि छिब्बर है, कौन है, निधि छिब्बर। यानी सीईओ किसी कंपनी का सीईओ होता है ना, तो ठीक है, तो कौन है, अतिरिक्त प्रभार कौन है, तो निधि छिब्बर जी है। ठीक है, चलिए बोलेगा अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के, तो विजय किशोर रहाटकर, कौन है, विजय किशोर रहाटकर। ठीक है, बोलेगा अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है, तो सांध्वी निरंजना ज्योति, सांध्वी निरंजना ज्योति जी हैं। ठीक है, कौन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूछेगा अध्यक्ष कौन है, तो साध्वी निरंजन ज्योति। और राष्ट्रीय महिला आयोग का पूछेगा तो विजय किशोर रहाटकर। इज दैट क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, बोले अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष, तो बोलेगा भारत के पहले लोकपाल कौन हुए, भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो अजय मणिक राव खनविलकर। बोलेगा पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो अजय मणिक राव खानविलकर। ठीक है, चलिए तो और बड़ा कर लेते हैं। करा 16वें वित्त आयोग, 16वें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया और एनके सिंह। कौन है, अरविंद पनगड़िया और एनके सिंह जी हैं। 16वें को हो गया, 15वें के एनके सिंह थे, और ये क्या है, अरविंद पनगड़िया जी हो गया 16वें। ठीक है, चलिए एक है अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या, किशोर मकवाना, कौन है, किशोर मकवाना जी हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है अध्यक्ष अभी वर्तमान में, क्या बताइएगा, तो बी राम सुब्रमण्यम 9वें नंबर के हैं। कौन है, बी रामा सुब्रमण्यन 9वें नंबर के। ठीक है,
आ गया भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष कौन है ना, पूछेगा। अध्यक्ष यानी कि सीईओ, रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो सतीश कुमार है। कौन हुए, सतीश कुमार। ठीक है, चलिए। बोलेगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के सेबी के कौन है, तो तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे जी हैं। ठीक है, सेबी का मुख्यालय मुंबई। ठीक है, चलिए। कौन हुए, सब जानते हैं। इसरो के अभी चेयरमैन कौन है, तो बी नारायणन है, 11वें नंबर के हैं। कौन है, बी नारायणन। इसरो के कौन है, बी नारायण। ठीक है, चलिए। संगठनों के प्रमुख यानी बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आईसीसी के कौन हुए, तो जय शाह हुए। अमित शाह जी के बेटे हुए। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ठीक है, उनके बेटे हैं कौन, जय शाह। ठीक है, चलिए। बोलेगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बीसीसीआई को कौन है, तो मिथुन मनहास। कौन है, मिथुन मनहास जी हुए, जो हेड हुए। ठीक है, और इंडियन टीम के जो है, इंडियन टीम के हेड कोच कौन हुए, क्या बताइएगा, गौतम गंभीर हैं। कौन है, गौतम गंभीर जो है इंडियन टीम के हेड कोच हुए। ठीक है, चलिए। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कोवाट्री। कोवाट्री कहाँ के हैं, तो जिम्बाब्वे के हैं, क्रिस्टी कोवाट्री। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कोवाट्री, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। ठीक है, चलिए। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के कौन है, तो पीटी उषा। पीटी उषा। चलिए। संस्थानों के प्रमुख कभी कभी पूछ देता है ना, तो देखेंगे। कहेगा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA के कौन है, तो अजय सेठ हुए। कौन है, अजय सेठ। यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हुए, तो अजय सेठ। क्लियर, चलिए। भारतीय जीवन बीमा निगम के कौन हुए, तो भारतीय जीवन बीमा निगम के सिद्धार्थ मोहिती हैं। कौन, सिद्धार्थ मोहिती इसके अध्यक्ष हुए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। बीमा प्राधिकरण के कौन हुआ, अजय सेठ है, और LIC को बोलेगा तो सिद्धार्थ मोहिती। ठीक है, चलिए। बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में है। जैसे कभी के पूछ लेता है डायरेक्ट कि RBI के गवर्नर कौन हुए, तो संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। कै में, 26वें नंबर के हैं। ठीक है, और पूछेगा आपको कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हुए, तो चल्ला श्रीनिवासलू। ठीक है, चल्ला श्रीनिवासलू सेठू। क्लियर, चलिए। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कौन हुए, तो संजय मल्होत्रा 26वें हो गए, और स्टेट बैंक के पूछेगा तो चल्ला श्रीनिवासलू सेठू। ठीक है, चलिए। जाइए, बहुत ही अच्छा। यहां से क्वेश्चन धड़ाधड़ एग्जाम में आपका बनना शुरू हो जाता है मेरे भाई, तो दिल थाम लीजिए आप सब। ठीक है, क्वेश्चन है रक्षा उपकरण, और रक्षा उपकरण कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है वो देखिएगा। ठीक है, पूछेगा आपसे हेलिना क्या है एक प्रकार का, हेलिना क्या है एक प्रकार का, तो डायरेक्ट बोलिएगा क्या, एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। डायरेक्ट ही पूछेगा हेलिना एक प्रकार का क्या है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। यानी पूछेगा इनमें से कौन टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, हेलिना, चिनाकू, बराक, इस तरह से। क्या बताइएगा, हेलिना। और ये कहाँ डेवलप हुआ है, तो भारत में ये विकसित हुआ। पूर्ण रूप से कहाँ डेवलप हुआ है, तो भारत में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हेलिना जो है इनमें से किस देश में विकसित हुआ है, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। क्या बताइएगा, भारत में। ठीक है, चलिए। चिनाकू, चिनाकू क्या है, तो ये अमेरिकी कंपनी का बोइंग है, और एक प्रकार का ये हेलीकॉप्टर है। क्या है, हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चिनाकू क्या है, एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है, और इसको बनाने का कार्य कौन किया, अमेरिकी कंपनी बोइंग ने। ठीक है, चलिए। देखिए बराक 8, बराक 8 क्या है, DRDO एवं इजराइल दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। एक क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगर कोई मिसाइल दूसरे देश से आ रहा है तो ये क्या करेगा,
नीचे से ही उसका रडार पकड़ लेगा कहाँ कितना डिस्टेंस है और उसको हवा में ही नष्ट कर देगा। तो सरफेस टू एयर एक प्रकार का मिसाइल है। कौन? बराक 8। ठीक है, चलिए पूछेगा आईएनएस बेला क्या है? आईएनएस बेला, आईएनएस बेला क्या है? तो इसको फ्रांस ने डेवलप किया है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है एक प्रकार का। ठीक है, चलिए राफेल क्या है? सब जानते हैं कि फ्रांस ने दिया है द असॉल्ट एविएशन और एक लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान है। और इसको मिलने से भारत जो है काफी हद तक जो है मजबूत हो गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब फाइटर जेट भारत के पास जब आ चुका है राफेल, तो अपने आप में स्ट्रोंग हो गया अपना प्यारा भारत। पहले तो था ही, लेकिन अब उससे भी ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका है। ठीक है, चलिए S-400 ये रूस ने डेवलप किया है। किस देश ने? S-400 को किसने डेवलप किया? तो रसिया ने किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम है एक प्रकार का। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। आराम आराम से पढ़ेंगे, उबियाने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी अच्छा से कवर होगा दिमाग में उतना ही ज्यादा एडजस्ट हो जाएगा। बोलेगा पिनाक क्या है? तो पिनाक एक प्रकार का रॉकेट है। क्या है? रॉकेट है। और ये भारत में पहला स्वदेशी है। भारत में बनने वाला पहला रॉकेट कौन है? पिनाक हो गया, अपना स्वदेशी जो खुद का। ठीक है, आईएनएस कलबड़ी, आईएनएस कलबड़ी क्या है? स्वदेश निर्मित है। क्या है? स्वदेश निर्मित है। और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, चलिए बोलेगा अपाचे। हाँ, अपाचे तो बाइक भी है, लेकिन अपाचे इसके अमेरिका ने बनाया है। और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अपाचे क्या है? हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू। क्लियर? ठीक है, चलिए आई होप हम समझ चुके होंगे कि आप लोग इसको क्लियर कर चुके होंगे। हेलेना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है और ये भारत में विकसित हुआ है। चिनाकू क्या है? अमेरिकी कंपनी बोइंग है ने बनाया है और एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। बराक 8 क्या है? तो डीआरडीओ मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। और आईएनएस बेला ये फ्रांस ने डेवलप किया है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस ने दिया है भारत को, फ्रांस से विकसित हुआ है, लड़ाकू विमान है। S-400 रसिया ने डेवलप किया है, एयर टू आसमान में मारने वाला सिस्टम है। पिनाक भारत में पहला स्वदेशी बना है ये और एक प्रकार का रॉकेट है। और आईएनएस कलबड़ी स्वदेश निर्मित है जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, और अपाचे अमेरिका ने बनाया है इसे और एक प्रकार का लड़ाकू ये हेलीकॉप्टर है। क्लियर? चलिए आई होप आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए अगले स्लाइड पर हम लोग कदम रख चुके हैं। ठीक है, और इसमें कुछ संगठन के प्रमुख हैं, उनके बारे में चर्चा है। ठीक है, जैसे पूछेगा आपसे कि महासचिव, महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? तो क्या बताइएगा? एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। चलिए बोलेगा उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद। कहाँ के हैं? तो ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ यानी कि अमीना जे मोहम्मद कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। ठीक है, चलिए बोलेगा अध्यक्ष 80वें नंबर के और 79वें नंबर के महासभा के सत्र के कौन हुए? तो एलेना हुए, ब्रावोक 80 नंबर के हुए और फिलामेना जो हुए कैमरून ये हुए 79 नंबर के। ठीक है, क्लियर? चलिए बोलेगा आपसे 14वें अध्यक्ष कौन हुए विश्व बैंक के यानी कि IBRD के? तो अजय बांगा हुए। कौन हुए? अजय बांगा। और ये भारतीय अमेरिका की कंपनी है, दोनों ने मिलकर डेवलप किया, राष्ट्र संघ के लिए हित के है। बोलेगा गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम इसके कौन हुए? तो इल्हाम अलीयेव। कौन है? इल्हाम अलीयेव। क्लियर? चलिए बोलेगा आपसे प्रबंधक निर्देशक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन हुए? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कि कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन हुए? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। सोलानी मिश्रा, कभी के पूछता है सोलानी मिश्रा कौन थे? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक। बोलेगा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक कौन थी? तो सोलानी मिश्रा जी थे। ठीक है,
पहली महिला कुलपति कौन हुए? तो क्या बताइएगा? उमा कांजीलाल, उमा कांजीलाल हुए। ठीक है, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? उमा कांजीलाल। ठीक है, चलिए पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना के कौन हुए? तो क्या बोलेगा? आस्था पुनिया। आस्था पुनिया पहली महिला हुए कौन? भारतीय नौसेना के पायलट हुए। ठीक है, चलिए पहली महिला कुलपति कहाँ के? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कौन हुए? नाइम खातून। नाइम खातून जो है पहली महिला कुलपति हुए कहाँ के? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। ठीक है, चलिए सुमन कुमारी। सुमन कुमारी कौन है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है। बोलेगा बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन हुए? तो सुमन कुमारी जी है। ठीक है, चलिए माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन हुए? तो काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में फतेह करने वाली कौन हुए? चढ़ाई करने वाले? तो काम्या कार्तिकेयन है। ठीक है, चलिए 2024 से 26 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बोलेगा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल 21 देश के द्वारा प्रदान किया गया। तो इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान है। इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। इजराइल का संसद का नाम है नीसेट। नीसेट यहाँ की जो है खुफिया एजेंसी है क्या? मोसाद। क्लियर, चलिए 77 गणतंत्र दिवस समारोह 2026 इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बोलेगा मुख्य अतिथि कौन थे 2026 में? क्या बताइएगा? एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। कौन है? एंटोनियो कोस्टा थे मुख्य अतिथि। बोलेगा गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 में कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा थे जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, एवं उर्सुला वॉन डेर लेन ये भी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी। क्लियर, चलिए गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। वंदे मातरम के 150 वर्ष। बोले गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, बोलेगा सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्यों को केंद्र शासित को मिला? तो महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ मिला था ये 2026 में। इससे पहले किसको मिला था? उत्तराखंड। और 2026 में जो मिला तो महाराष्ट्र की झांकी को। और सर्वश्रेष्ठ झांकी बोलेगा मंत्रालय विभाग में तो संस्कृति मंत्रालय को मिला था। ठीक है, बोलेगा सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालयों विभागों में किसको मिला 26 में? तो संस्कृति मंत्रालय को। ठीक है, चलिए मुख्य अतिथि 2025 में कौन थे? तो प्राबोवो सोबियांतो थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 2025 में आए थे ये। और 2025 का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी प्रीवियस ही पूछ लेता है ना। चलिए और इस समय सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी थीम थी क्या? महाकुंभ 2025। ठीक है, और विरासत और विकास। और मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 24 का तो पूछ भी नहीं करेगा, सॉरी दोस्तों, उत्तराखंड नहीं था, यूपी था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया स्लाइड, बहुत ही प्यारा सा स्लाइड है और इसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बढ़िया से देखेंगे। इसरो के आगामी मिशन के बारे में चर्चा किया गया है ना। इसरो के आगामी मिशन के बारे में चर्चा किया गया है, इसको भी देखेंगे। बोला गया है कि अंतरिक्ष स्टेशन ये तिथि दिया गया है 2028 तक। ठीक है, लेकिन इसको पूरा करने का लक्ष्य मेरे ख्याल से 2035 तक है। ठीक है, 2035 तक है। और 2040 तक जो है मनुष्य को ले जाया जाएगा कहाँ? चंद्रमा पे, अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में। और एक नियोजित स्टेशन है जहां यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। ठीक है, तो 28 से 35 तक इसका टारगेट लिया गया अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, चंद्रयान 4 का जो मिशन है ये 2028 में रखा गया है। ठीक है, और ये चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका काम है। ये काम करेगा क्या? चंद्रयान 4 कि चंद्रमा से सैंपल लेकर के पृथ्वी तक आना किसका काम है? चंद्रयान 4 का। और इसका तिथि कब है?
2028, ठीक है। लूपेक्स, लूपेक्स कब है? तो 2028 में। ये क्या है कि जाक्सा यानी जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है, दोनों ने मिलकर बनाया है। तो लूपेक्स लॉन्च कब होगा? 2028 में, ठीक है। चलिए, गगनयान ये 27 में जाने वाला है, ठीक है। और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। भारत का बोलेगा पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान, जो कि 2027 में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। चलिए, शुक्रयान फर्स्ट, ये 2028 में जाएगा, ठीक है। और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए बोलेगा, शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने वाला है? तो शुक्रयान फर्स्ट, ठीक है। चलिए, मंगलयान 2 ये लॉन्च होगा 2030 में। इसकी तिथि कब है? 2030। और इसका काम क्या है? मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन को तैयार करना, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मेन जो पॉइंट था हम आप लोगों को क्लियर करवा चुके हैं, है कि नहीं? चलिए, कुछ स्थान परिवर्तित नाम है ना, स्थान शहरों के नाम परिवर्तित हुए, जैसे केरल का नाम हो गया, क्या हो गया? केरल का हो गया केरलम हो गया, है ना। उसके बाद गया का हो गया गया जी हो गया। इस तरह से नाम परिवर्तित हुआ है। तो कौन कौन से नाम ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमने यहाँ पे लिख के लाया है, ठीक है। आगे आपके सामने बोलेगा, पुराना नाम माउंट अबू था, हिल स्टेशन राजस्थान का ये था, और इसका नया नाम क्या हो गया है? अबू राजा, अबू राज, ठीक है। माउंट अबू जो कि हिल स्टेशन है राजस्थान में, इसका नया नाम क्या है? अबू राज, ठीक है। चलिए, आदमपुर एयरपोर्ट जो कि पंजाब में है, इसका नया नाम हो गया श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, ठीक है। इसका नया नाम क्या हो गया? श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए, राजपाल आवास जो कि यूपी में है, इसका नया नाम क्या हो गया? जन भवन नया नाम हुआ। राजपाल आवास का नया नाम क्या है? तो जन भवन, ठीक है। चलिए, राता पानी टाइगर रिजर्व एमपी में है, ठीक है। इसका नया नाम क्या है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर बकनकर टाइगर रिजर्व, क्लियर। नेक्स्ट चलते चलेंगे, कर्मश्री योजना जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये महात्मा श्री इसका नया नाम हो गया है। बोलेगा कर्मश्री योजना का नया नाम क्या है? तो महात्मा श्री, ठीक है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल, अभी बताएं, जो कि अरलम हो गया है तितली अभ्यारण्य, ठीक है। नया नाम क्या है? अरलम तितली अभ्यारण्य। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या हो गया है? तो सेवा तीर्थ हो गया, क्या? सेवा तीर्थ। और मनरेगा का क्या हो गया है? तो बीबीजी राम जी। राजभवन का क्या हो गया? लोक भवन। और केंद्रीय सचिवालय का क्या हो गया? कर्तव्य भवन, ठीक है। और 5 years वर्ल्ड का क्या हो गया? विश्वनाथन आनंद कप। तो ये कुछ शहरों के नाम थे जो कि नया नाम से जाना जाता है, वो सबको हम एक बार में क्लियर करवा चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, योजना है, अभियान है, मिशन है, संबंधित है। इसको थोड़ा सा बड़ा करने में, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को और अच्छा से जनाई देगा, ठीक है। चलिए, अब ठीक है, हाँ अब अच्छा आ गया होगा। पूछेगा क्वेश्चन, आरोग्य वन पहल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा? तो NHAI के द्वारा। किसके द्वारा? NHAI के द्वारा, क्लियर। चलिए, हिम सरोवर परियोजना ये किसके द्वारा? तो लद्दाख सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? लद्दाख सरकार के द्वारा। हिम सरोवर परियोजना कौन लॉन्च किया? तो लद्दाख सरकार, ठीक है। चलिए, मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यानी कि मांझे गांव आरोग्य गांव अभियान किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। लखपति बिटिया योजना कौन? दिल्ली सरकार। लखपति बिटिया योजना किस सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार, ठीक है। चलिए, निगोल वन पहल ये किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा, मणिपुर सरकार। निगोल वन पहल किसके द्वारा?
मणिपुर सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए। अनमोल योजना तो क्वेश्चन किस सरकार के द्वारा? दिल्ली के द्वारा। किसके? दिल्ली के द्वारा। ठीक है। इंदिरप्पा परिवार जीवन बीमा योजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। क्लियर? चलिए, बोलेगा आपसे निर्भया निंसा पहल किसके द्वारा? निर्भया निंसा पहल एक हो गया पंजाब सरकार, और गोधन योजना गोधन केरल के द्वारा, और दिव्य शक्ति योजना ये किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। क्लियर? मेरी रसोई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड सरकार, और वन्य जीवी दीदी पहल ये दिल्ली सरकार। ठीक है, क्लियर? तो यहां तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आप लोगों को हम कवर करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हो रहा है त्योहार फेस्टिवल 2025-26 में कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा एक बार हमको रिवीजन करवा दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे पूछेगा सुबारी उत्सव होहांग बिहू ये कहाँ का है? असम का है। कहाँ का? असम का है। ठीक है, बोलेगा आओ लांगो मोनी उत्सव 2026 ये कहाँ का है? तो आपका नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का है। ठीक है, माधवपुर मेला ये कहाँ का है? गुजरात का है। माधवपुर मेला गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एकदम VVI छाप लीजिएगा, कखनियो आ सकता कोई भी एग्जाम में। ठीक है, माधवपुर मेला कहाँ? गुजरात में। ठीक है, सरहुल ईट खोरी महोत्सव कहाँ? झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का है। ठीक है, चपाचूड़ कहाँ का? मिजोरम का है। कहाँ का? मिजोरम का है। ठीक है, मतुआ धर्म मेला है कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। हो गया। डोल जात्रा उत्सव, डोल जात्रा रिसाला उत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। बोलेगा अट्टुकल पोंगल सब जानते हैं कहाँ? केरल का है। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरल का है। जनजातीय कला उत्सव कहाँ का है? नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में। लोसर फेस्टिवल कहाँ? हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए 28वां सरस आजीविका मेला कहाँ? गुरुग्राम में। और बोलेगा 30वां दिव्य कला देहरादून उत्तराखंड में। बोलेगा पहला जैन चादर महोत्सव तो जैसलमेर में। पहला जैन चादर फेस्टिवल कहाँ? जैसलमेर में। ठीक है, चलिए रुसोम ऑरेंज फेस्टिवल हॉर्निवल महोत्सव कहाँ? नागालैंड में। क्लियर? बोलेगा 19वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चवंडा मेला चेन्नई में। चवंडा मेला कहाँ? चेन्नई में। चेपॉक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है। 39 सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा। और बंगारुम्बा नृत्य कहाँ? असम में है। कहाँ? असम में है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था फेस्टिवल को लेकर, उत्सव को लेकर हम आप लोगों को क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, सुवारी उत्सव असम में, बिहू असम में, ओ लुंगू मोनी महोत्सव नागालैंड, माधवपुरा मेला गुजरात, सरहुल झारखंड, चपाचूड़ मिजोरम। ठीक है, मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल, डोल जात्रा रिसाल उत्सव महाराष्ट्र में, अट्टुकल पोंगल केरल में, जनजातीय कला नई दिल्ली, लोसर हिमाचल। ठीक है, और 28वां सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में, और 30वां पूछेगा दिव्य कला देहरादून में। ठीक है, पहला जैन चादर महोत्सव जैसलमेर में, और ऑरेंज फेस्टिवल जो आपका होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्निवल भी आपका नागालैंड में है। और 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चवंडा मेला चेन्नई में, और एक है सूरजकुंड शिल्प मेला जो कि 39वां है, और ये जो है फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, चलिए ये देखिए तो GI टैग दिया गया है दोस्तों, कौन कौन किसको मिला है GI टैग उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे।
ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसको हम बड़ा कर लेते हैं। आई होप अच्छा से दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा है? चलिए, बोलेगा नागौरी अश्वगंधा जीआई टैग किस सरकार के द्वारा 2026 में दिया गया है? नागौरी को राजस्थान सरकार के द्वारा, नागौरी अश्वगंधा, ठीक है, कौन दिया? राजस्थान सरकार ने दिया जीआई टैग। कोंडारू खादी, हाथी से बना सूती कपड़ा, 2025 में इसको मिला है आंध्र प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलिए, बोरेयुल कॉटन साड़ी या कविंदा पंडी शक्कर, 2025 में कौन दिया? तमिलनाडु सरकार के द्वारा मिला है, ठीक है। थुई मल्ली चावल या अंबा समुद्रम चोपू, 2025 में मिला किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। नाम कमल सॉफ्ट स्टोन कुबेयर, 2025 में मिला, तमिलनाडु ने दिया, ठीक है। एक होता है मंदरीन संतरे, ये दार्जिलिंग का है, और दार्जिलिंग में असम की चाय को सबसे पहला, दार्जिलिंग की चाय को दोस्तों सबसे पहला जो है बोलेगा जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ठीक है, क्लियर। चलिए, हीरा पन्ना, हीरा पन्ना एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। आवासी संगमरमर गुजरात, और ओजो फेनी मदक पे ये गोवा के द्वारा दिया गया, और सगारी बीन फली ये राजस्थान के द्वारा दिया गया। कनयप्पन आदिवासी हस्तकला किसके द्वारा? केरल के द्वारा। हैंडलूम उत्पाद ये किसके द्वारा? मेघालय। और खांसी हैंडलूम ये भी मेघालय, ठीक है, क्लियर, दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, और से पानी पी लेते दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ठीक है। विश्व के प्रमुख देश कौन क्या है? ठीक है, विश्व के प्रमुख देश कौन क्या है पूछेगा कि भारत जो देश है इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली होती है। मुद्रा क्या है? रुपया इसका मुद्रा है। संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, बोलेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका पड़ता है, इसका मुद्रा क्या है? टका है। संसद का नाम जातीय संसद हुआ। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुम्पू। और तारिक रहमान पीएम हुए, ठीक है, दिक्कत? चलिए, श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोटे ये राजधानी हुआ नया, ठीक है, बोलेगा श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे। और श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार दिसनायक, ठीक है। और हरिणी अमर सूर्या प्रधानमंत्री हुए। क्लियर? चलिए, नेपाल के कौन है? काठमांडू हुआ राजधानी। और नेपाली रुपया वहाँ है मुद्रा। राष्ट्रीय पंचायत वहाँ के संसद का नाम है। और रामचंद्र पडौल ये राष्ट्रपति हुए। और बलेंद्र शाह ये पीएम हुए। क्लियर? चलिए, म्यांमार नौपी ताव, नौपी ताव राजधानी क्या है? नौपी ताव। और मुद्रा कयात हुआ। और संसद पीथू हेलुतू। और राष्ट्रपति बोलेगा तो मिन अंग हलाइंग हो गया। और पीएम कौन हुए? यू नासे सौ। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, प्रथम विश्व में प्रथम, चलिए देखते हैं भाई क्या है। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके पता चलेगा। आई होप आप लोगों को पता भी चल रहा होगा, ठीक है। ऐसे हम पढ़ के आप लोग को रीड भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बोलेगा कि भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन है? तो मेनका गुरुस्वामी। कौन है? मेनका गुरुस्वामी जी हैं, ठीक है। चलिए, पूछेगा दुनिया की पहली चौगुनी MUT तीरंदाज चैंपियन कौन है? तो पायल नाग।
कौन है? पायल नांग। ठीक है, चलिए। चंद्रमा की चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन होगी? तो क्रिस्टीना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच जी है। ठीक है, और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च होगा कहाँ? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च होगा कहाँ? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। क्लियर? चलिए। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत कब हुई? कहाँ हुई? भारत में। डिजिटल जनगणना बोलेगा डिजिटली रूप से कहाँ शुरुआत हुई? तो आपका प्यारा भारत में। कहाँ? प्यारा भारत। ठीक है, चलिए। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दिव्या सिंह जी हैं। दिव्या सिंह कहाँ के? गोरखपुर के हैं। ठीक है, साइकिल से एवरेस्ट तक पहुंच गए। कौन है? दिव्या सिंह। क्लियर? चलिए। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? सनाद, गुजरात में। सनाद, गुजरात में हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए। बोलेगा वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश हुआ। क्लियर? चलिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला साई यादव। क्या है? साई यादव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला कौन है? साई यादव जी हैं। क्लियर? चलिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, चलिए। सबसे युवा स्वर्णिम महिला अरबवती कौन है? लुआना लोपेस लारा। कहाँ की है? ब्राजील की है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बोला? कौन बोला? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्या है? 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन है? अलावर, राजस्थान का। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। चाहे तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप सबके पास बुक भी होगा ही। ठीक है, हम तो बस रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देख लेते हैं दोस्तों। ये दिख रहा है आप लोगों को? इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और आप लोगों को पढ़ के भी दिखा देते हैं, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऐसे दिखाई तो पड़ ही रहा होगा। ठीक है, देखिए एक साइन ऐप है। क्या है? साइन ऐप। इसको साइन ऐप को कौन जारी करता है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा ही जारी होता है। इसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। साइन ऐप को जारी कौन करता है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये जारी होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए ये जारी किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? पाखुड़ी पोर्टल। पाखुड़ी पोर्टल जो है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। पाखुड़ी पोर्टल कौन जारी करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए। और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संगठन महिला बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान कर सकता है एवं योजना क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। क्लियर? चलिए। भू भारती पोर्टल। भू भारती पोर्टल किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना। इसका काम क्या है? तो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए किया गया है। ठीक है, 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। ठीक है, चलिए। आशा बैन मोबाइल इकाई ये गुजरात सरकार के द्वारा है। ठीक है, किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। और एक कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उनकी जांच के लिए है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। क्लियर? चलिए। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा है। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा गृह
लक्ष्मी पोर्टल किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए। सुजलम भारत ऐप ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है, और कयाका सेतु पोर्टल एक कर्नाटक सरकार के द्वारा, ये भी दोनों। ठीक है, तो जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आई होप आप सब जानते भी होंगे पहले से। इसको थोड़ा सा और भी, इसमें बहुत सारे ऐड होंगे जो आप नहीं जानते हैं, उसको भी आप लोगों को हम बताएंगे। जैसे जय माता, ठीक है, ये भारत और किसके बीच है? जापान के बीच है। उसके बाद आपका हो गया सूर्य किरण, सूर्य किरण भारत के बीच है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जय नहीं दोस्तों, जय माता है। जय माता जो है भारत और जापान के बीच है। ठीक है, चलिए साइक्लोन अभ्यास चौथा जो 2026 में हुआ, साइक्लोन किसके बीच होता है? तो भारत और मिस्र के बीच होता है। साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच? तो भारत और मिस्र के बीच। ठीक है, और अंसान जहां कहा? अंसान मिस्र में आयोजित हुआ थल सेना के माध्यम से। ठीक है, तस्टलिक अभ्यास किसके? तो भारत और उज्बेकिस्तान किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। गुरुम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इन सिटू अभ्यास, ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। इन सिटू अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ठीक है, चलिए शील्ड अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में अमेरिका दक्षिण कोरिया में आयोजित थी। किसके बीच होता है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। कौन सा युद्ध? फ्रीडम शील्ड अभ्यास, और ये आयोजित हुआ कहाँ? दक्षिण कोरिया। ठीक है, लमितीय कहाँ? भारत और सेशल्स के बीच होता है, और ये सेशल्स में आयोजित हुआ। ठीक है, 16वां ब्रज प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, पकलौ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन किन दो दोस्तों के बीच? तो जापान, भारत और जापान के बीच। कहाँ हुआ? चौबटिया उत्तराखंड में, चौबटिया उत्तराखंड। ठीक है, चलिए वायु शक्ति घरेलू सभी इकाइयों में। ठीक है, ये पोखरणगंज में हुआ था इसका शुरुआत। और वायु गार्जियन, वायु गार्जियन बोलेगा तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। कहाँ? कोराट थाईलैंड में आयोजित हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख रामसर साइट है जिनके बारे में जानकारियां दी गई है। तो हमें लगता है इसको और बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों, इतना बड़ा सा काम चलेगा नहीं, है ना? दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको पढ़ पढ़ के बता देंगे। ठीक है, लेकिन क्लियर कर लीजिए इसको, ठीक रहेगा। जो मेन है उसको हम बता देते हैं। बोलेगा शेख, अरे भाई इधर आ जाना, चलो शेख झील पक्षी अभ्यारण्य, वो 99 नंबर का है। कहाँ? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। छाड़ी वेटलैंड कहाँ? कच्छ गुजरात में है। कहाँ? कच्छ गुजरात में है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा बाद में हम क्लियर करेंगे, आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, है ना? इसको देखते हैं बाद में, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे उसको हम। तब तक इस स्लाइड को हम लोग क्लियर करते हैं। या भाई चलिए, हाँ चलिए आओ थोड़ा सा ब्राइटनेस भाई कम कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा सा दिखे। अच्छा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछेगा कि 34 नंबर का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है ये कहाँ हुआ? तो लॉस एंजिल्स में स्थल इसका है। ठीक है, और इसका आयोजक कहाँ हुआ? तो अमेरिका में इसका आयोजित हुआ। ठीक है, सॉरी 34 नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? आयोजन इसका लॉस एंजिल्स में। आयोजक देश कौन था? अमेरिका था। क्लियर? चलिए 35 नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? ब्रिस्बेन। ठीक है, और ये आयोजक देश कौन था? आयोजक कराने वाला ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, और 25वें नंबर का शीतकालीन ओलंपिक खेल
मिलान कॉर्टिनी में हुआ। कहाँ? मिलान कॉर्टिनी में। ठीक है, और ये कहाँ है? इटली। इटली के द्वारा ये आयोजन कराया गया। ठीक है, चलिए 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? सॉल्ट लेक सिटी। कहाँ है? यूएसए में। यूएसए के द्वारा आयोजित कराया गया। ठीक है, चलिए और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मिलता है दोस्तों, महिला आयोग विश्व कप। महिला आयोग हॉकी विश्व कप ये किस दोस्त के द्वारा कराया गया? तो इसका आयोजक कौन करेगा? भारत करेगा। कौन? भारत। ठीक है, चलिए 39वें नंबर का राष्ट्रीय खेल ये मेघालय में इसका आयोजन हुआ और ये भारत कराया। कौन कराया? भारत कराया। ठीक है, क्लियर। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ आयोजन और इसका भारत आयोजक देश था। क्लियर। तो यहां तक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सारे चीज क्लियर हो गए। 23वां फुट का राष्ट्रमंडल का खेल है गलसागो में हुआ। भारत इसका आयोजक स्कॉटलैंड था। ठीक है, 24वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल जो है अहमदाबाद में हुआ। ये भी आयोजक कौन कराया? भारत करवाया आपका। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट आपका खेलों का आयोजन का स्थल था। क्लियर। चलिए देखिए और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप लोग को दिख रहा होगा, बोलेगा 20वें नंबर का एशियाई खेल। 20वें नंबर का एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो मेघालय। कहाँ? आयोजक देश भारत था। ठीक है, 21वें नंबर का एशियाई खेल दोहा, और ये दोहा कहाँ? कतर। आयोजक देश कौन था? कतर। ठीक है, चलिए 22वां एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो रियाद में हुआ। कहाँ? रियाद में। सऊदी अरब इसका आयोजक देश था। क्लियर। चलिए बैडमिंटन विश्व कप, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कौन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। भारत इसका आयोजक देश था। क्लियर। चलिए 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ, 23वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, इस गलसागो में हुआ और स्कॉटलैंड इसका आयोजक देश था। ठीक है, चलिए 24वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल ये अहमदाबाद में हुआ और भारत में इसका आयोजक देश था। ठीक है, और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये कहाँ हुआ? किस देश को द्वारा? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने इसका आयोजक देश है। बोलेगा 23वें नंबर का फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजक देश कौन है? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों 14वां जो क्रिकेट विश्व कप होगा वो किस देश में होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में ये आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, 15वां क्रिकेट विश्व कप ये किस देश के बीच होगा? कहाँ कहाँ होगा? भारत और बांग्लादेश इसका आयोजन कराएगा। ठीक है, लेकिन ये 2031 में होगा। ठीक है, और 10वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान और यूएई इसका लीड करेगा। ठीक है, 11वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है भारत जो है इसको लीड करेगा। कौन कराएगा? भारत कराएगा। ठीक है, और 10वां आईसीसी पुरुष जो T20 वर्ल्ड कप होगा भारत और श्रीलंका में। कहाँ होगा? भारत श्रीलंका। और 11वां आईसीसी T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, चलिए 12वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 12 नंबर का इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो होगा ये भारत इसका आयोजित करेगा। ठीक है, चलिए हो गया ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 2025 से 26 तक। ठीक है, तो आपसे पुरुष एकल में बोलेगा, पुरुष एकल में विजेता कौन हुए? ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के रहने वाले, कहाँ के? स्पेन से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन है? कार्लोस अल्काराज हुए। ठीक है, उप विजेता पूछेगा तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। कभी कभी पूछ देता है
कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक है, चलिए। महिला एकल में कौन विजय हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन में? एलेना रिबकीना। एलेना रिबाकिना कहाँ के? काजिस्तान की है। कहाँ के? काजिस्तान की। और उप विजेता आर्यन सबलेंका। आर्यन सबलेंका बेलारूस के हैं। और पुरुष युगल में कौन हुए? तो क्रिश्चियन हैरिसन जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, और जेसन कुबलर इसके उप विजेता हुए। चलिए, महिला युगल में कौन हुए? तो नीला स्कुप्सी यूके के हैं और एलिसा मार्टेस है और झांग सुआई है जो कि चीन के हैं। नील सकुपस्की है यूके के और एलिस मॉर्टेस है बेल्जियम के और झांग सुआई है कहाँ के? चीन के। और उप विजेता कौन कौन हुए? तो मार्क पोलमैन ऑस्ट्रेलिया के हैं, अन्ना तालिनीना कहाँ के? कजाकिस्तान की है और अलेक्जेंडर कुनिचा कहाँ के? सर्बिया के हैं। ठीक है, चलिए। आ गया 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो हम लोग भी अपना कमर कस लेते हैं। आई होप बोलेगा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 जो है आयोजन इसका कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। कहाँ? उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। 11 शहरों में था। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक ये चला था। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन था 11 शहरों में हुआ और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये आयोजन हुआ था। ठीक है, शुभांकर अगर पूछ लीजिएगा इसका क्या था? मौली। और आदर्श बाग यानी कि मोटो क्या था? संकल्प से शिखर तक। क्या? संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श बाग था। ठीक है, चलिए। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल इसमें कौन सा था? तो योगासन और मलखंबा पूछेगा। योगासन और मलखंबा किस राष्ट्रीय खेल में जोड़ा गया था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में पहली बार शामिल हुआ था पारंपरिक खेल में। क्लियर? चलिए। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी ये सर्वाधिक जो है स्वर्ण पदक विजेता है सर्विसेज के। कौन? सर्विसेज के। ठीक है, पूछेगा प्रथम स्थान इसमें कौन लिया? सर्विसेज, यानी कि 68 को स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य और 121 टोटल मिलाकर हुआ। क्लियर? चलिए। बोला दूसरे स्थान पर तो महाराष्ट्र था, तीसरा पर हरियाणा था। बिहार का स्थान इसमें 29 नंबर का है। बोलेगा क्वेश्चन कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान कितने नंबर पर है? 29वां नंबर पर है। 29वें नंबर पर है। ठीक है, और 39वां राष्ट्रीय खेल जो है ये मेघालय 2027 में होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो चुका है। और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? दोस्तों तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा बोली कम नहीं कर रहा, पानी थोड़ा पी जाते हैं। 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो मेघालय में होगा। कब होगा? 2027 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों को पता चल रहा होगा, इसको अगर बड़ा करना चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। आई होप क्लियर दिखाई दे रहा। चलिए, ये तो देख लिए। अब हो गया 38वां हो गया। अब हो गया 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? बिहार के 5 शहर पूछता है। कहाँ कहाँ? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। यही तो मेन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 शहर में। शहर तो 5 जानिए, ऑप्शन में रहेगा कुछ नहीं पढ़ा रहेगा तो जाइएगा, पता चलेगा पटना है, राजगीर है, गया नहीं दिया है, उसकी जगह कोई और दे दिया है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय इन 5 शहरों में आयोजित हुआ था। ठीक है, चलिए। शुभांकर बोलेगा तो गज सिम्हा। क्या था? गज सिम्हा। थीम सॉन्ग क्या था? खेल के रंग और बिहार के संग। वाह वाह वाह,
खेल के संग और बिहार के संग। और लाठी खाए हम सब स्टूडेंट, क्या बात है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र इसमें था, जिसमें 58 को स्वर्ण था जीता हुआ, 47 को रजत था और 53 को कांस्य, यानी कि कुल 158। ठीक है, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरा पर राजस्थान था। और बिहार का स्थान इसमें पूछेगा तो क्या बताइएगा, 15वें नंबर पर। चलिए या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन छपने वाला है, भूलिएगा मत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में किसको मिला? तो वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी एक बच्चा है, ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, एकदम बिल्कुल निडर होकर के इंसान खेलता है, एकदम अपना प्यारा बिहार का एकदम है। जब बुमराह जैसे बॉलर को नहीं बकसता है तो फिर और सब बॉलर की क्या औकात है जो उसके सामने टिक पाएगा, है ना। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला? वैभव सूर्यवंशी को। 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 किसको है? अधिवक्ता शुभम अवस्थी को। यानी कि 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 में किसको मिला? अधिवक्ता शुभम अवस्था को। ठीक है, चलिए। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर किसको मिला? तो जय शाह को मिला। किसको? जय शाह को। क्लियर? चलिए। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 में किसको मिला? क्या बताइएगा? सुप्रिया साहू। क्या बताइएगा? सुप्रिया साहू को मिला। ठीक है, चलिए। गोल्डन ग्लोब्स हीरोइजन अवार्ड किसको मिला? गोल्डन ग्लोब्स हीरोइजन अवार्ड आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। क्लियर? चलिए। टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर किसको मिला? टाइम मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर किसको मिला? नील मोहन को। किसको? नील मोहन। किसको मिला? नील मोहन को। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 में किसको मिला? एआई के आर्किटेक्टर्स को। एआई के आर्किटेक्टर्स को, यानी कि मैगजीन, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? एआई के आर्किटेक्टर्स को। ठीक है, चलिए। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर तो किसको मिला? रवीना टंडन को। किसको? रवीना टंडन को। यानी पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 में किसे मिला? रवीना टंडन। ठीक है, चलिए। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026, संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 में किसे प्रदान किया गया? बीना वादक जयंती कुमरेसा को। बीना वादक जयंती कुमरेसा। क्लियर? चलिए। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 में किसे मिला? उर्मिला सत्यनारायण। उर्मिला सत्यनारायण। बोलेगा नृत्य कला निधि 2026 का पुरस्कार किसे मिला? उर्मिला सत्यनारायण। ठीक है। अशोक चक्र 2026 में किसे मिला? तो शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जी को मिला। अशोक चक्र 2026 से सम्मानित किया गया किसे? शुभांशु शुक्ला जी को। ठीक है, चलिए। बैंक खाद्य पुरस्कार 2025 में किससे सम्मानित किया गया? मारिया गेला हंगारिया, जो कहाँ के? ब्राजील के हैं। कहाँ के? ब्राजील के हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 में किसे मिला? मारिया गेला हंगारिया, ब्राजील के हैं। ठीक है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड किसको मिला? सर्वप्रिया संगवान को। सर्वप्रिया संगवान। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला? अखबार ला प्रेस निकारागुआ। अखबार ला प्रेस निकारागुआ। ठीक है, चलिए। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील किसको मिला? भुवन रिभु को। किसको? भुवन रिभु। बोलेगा विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील है जो कि कौन है? भुवन रिभु। चलिए। फ्रांसीसी सम्मान 2025 ये किसे मिला? पायल कपाड़िया। फ्रांसीसी सम्मान 2025 में किसको सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया जी को। और लता दीनानाथ पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला। चलिए। अन्य पुरस्कार भी है, जैसे बोलेगा प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 में किसको दिया गया? प्रो
M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 तो किसे दिया गया? डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव, डॉक्टर C.S. श्रीनिवास राव। ठीक है, चलिए। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे मिला? तो सयानी गुप्ता, सयानी गुप्ता, यानी कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला? सयानी गुप्ता। और WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? अनीता चौधरी जी को। किसको? अनीता चौधरी। यानी WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? अनीता चौधरी जी को मिला। ठीक है, चलिए। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार 2026, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार 2026 किसके मिला? तो सिक्किम पुलिस को मिला। किसको? सिक्किम पुलिस को। कब? जनवरी 2026 में। कब मिला? जनवरी 2026 में मिला। ठीक है, चलिए। और उड़ीसा पुलिस को अप्रैल 2026 में मिला था। मिला सिक्किम को जनवरी 26 में, उसके बाद अप्रैल में उड़ीसा पुलिस को। चलिए। इजराइल शांति पुरस्कार 2026, इजराइल शांति पुरस्कार 2026 डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। और महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 ये किसको मिला? तो ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी ऋतुपर्णा सेन गुप्ता जी को पुरस्कार मिला। किसको? महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया? तो ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। चलिए, स्लाइड क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। चलिए, ये 2025 का है दोस्तों। बुकर पुरस्कार 24 का पूछता नहीं है, तो 2025 में पूछेगा। तो डेविड साजले, डेविड साजले ये हंगरी ब्रिटिश के हैं और उपन्यास फ्लैश के लिए। किसके लिए? उपन्यास फ्लैश के लिए। ठीक है, चलिए। 24 के लिए पूछता है तो देख लेते हैं। समांथा हार्वे को मिला था। ठीक है, ब्रिटिश लेखक थे। उपन्यास था ऑर्बिटल के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य में। और 25 में किसको? कन्नड़ लेखिका भानु मुश्ताक। और पुस्तक था हार्ट टाइप के लिए। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। चलिए, 24 में मिला जेनी एर्पनबैक और माइकल हॉर्पमैन को। पुस्तक था कैरोस के लिए। किसके लिए? कैरोस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले। चलिए, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2026 में किसको मिला? संस्थागत श्रेणी में तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला। किसको? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को। और व्यक्तिगत श्रेणी में पूछेगा तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्के को। व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के। क्लियर? चलिए, अन्य पुरस्कार क्या है? अन्य पुरस्कार भी देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक किस क्षेत्र में? साहित्य में दिया जाता है। 25 में 60वां किसको दिया गया? आर बैरमुथु, आर बैरमुथु प्रथम तमिल कवि और लेखक थे। ये कौन थे? प्रथम तमिल और कवि लेखक थे। क्लियर? चलिए, 2024 में 59वां मिला किसको? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था। छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक कौन? विनोद कुमार शुक्ल। क्लियर? चलिए, व्यास सम्मान ये भी साहित्य का क्षेत्र है। और 24 में 34वें नंबर का किसको मिला? सूरीबाला उपन्यास कौन देश को वासी बेनू की डायरी, कौन देश की वासी बेनू की डायरी। क्लियर? चलिए, 23 नहीं पूछता दोस्तों, इसको ध्यान मत दीजिएगा। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में है। और 25 में इसको दिया गया। 35वें नंबर का किसको? राम कुमार मुखोपाध्याय उपन्यास था हरा पार्वती की कथा। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी कि 60वें नंबर का मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बैरमुथु को, प्रथम तमिल लेखक का कवि थे। और 24 में पूछेगा तो 24 का 59वें नंबर का विनोद कुमार शुक्ल जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक थे। ठीक है, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र से है। 24 में मिला 34वें नंबर का सूरीवाला उपन्यास था कौन देश को वासी बेनू की डायरी, बेनू की डायरी। ठीक है, और 25 में सरस्वती सम्मान 35वें नंबर का किसको मिला? तो राजकुमार मुखोपाध्याय। उपन्यास था हरा पार्वती की कथा। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एबल पुरस्कार जो कि गणित से दिया जाता है। पहली बात किस क्षेत्र में? तो गणित क्षेत्र में है।
2026 में किसको मिला? तो गेड फॉलिटंग्स, गेट फॉलिटंग्स, जो कि जर्मन के गणितज्ञ हैं। गेड फॉलिटंग्स है, गेड फॉलिटंग्स जर्मन गणितज्ञ हैं, ठीक है। और 25 में किसको दिया गया था? मसाकी काशीवाड़ा को, मसाकी काशीवाड़ा, जो कि जापानी गणितज्ञ थे। क्लियर? चलिए, इंदिरा गांधी शांति, निरास्तीकरण और विकास पुरस्कार, एक किसको मिला 25 में? गाकड़ा मौचले, मोजाम्बिक की मानवाधिकार के कार्यकर्ता थे ये, ठीक है। क्लियर? 24 को तो पूछने नहीं करता, इतना दूर कहाँ गए, पूछेगा तो बता दीजिएगा। मिशेल बॉचलेट है, चीनी के पूर्व राष्ट्रपति को मिला था। 25-26 उतना पुराना लेके क्या करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी दिया हुआ तो देख लेते हैं एक बार। क्लियर? यानी कि एबल पुरस्कार क्षेत्र जो है गणित में दिया जाता है, और 2026 में गेट फॉल्टिंग्स को दिया गया, जर्मन गणित मैथमेटिशियन थे। और 25 में मास्की काशीवाड़ा को दिया गया, जापानी गणितज्ञ थे। और इंदिरा गांधी शांति, निरास्तीकरण और विकास, ये किसको दिया 25 में? ग्राका मौचले, जो कि मोजाम्बिक के थे, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों, 25 में दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, इसको देख लेते हैं। हिंदी में किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को। हिंदी में किसको? पार्वती तिर्की। कविता संग्रह क्या था? फिर उगना, फिर उगना। क्लियर? अंग्रेजी भाषा में किसको मिला? अद्वैत कोट्यारी। उपन्यास क्या था? सिद्धार्थ हु बिकम द बुद्ध, सिद्धार्थ हु बिकम द बुद्ध, ठीक है। मैथिली में किसको मिला? नेहा झा मणि, नेहा झा मणि काव्य संग्रह था बनारस आ हम, बनारस आ हम। क्लियर? संस्कृत में किसको मिला? डॉक्टर धीरज कुमार पांडे। परिभाषीकरण शब्द स्वरम, इस शब्द के लिए दिया गया था, ठीक है। कविता संग्रह क्या था? परिभाषी का शब्द स्वर संयम, ठीक है। चलिए, साहित्य अकादमी बाल साहित्य में पूछेगा तो हिंदी में किसको मिला? सुशील शुक्ला को। लघु कथा था क्या? 1/12, 1/12। क्लियर? अंग्रेजी में पूछेगा तो नितिन कुसलम्प, साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, ठीक है। और मैथिली के लिए किसको? तो मुन्नी कामत को मिला। किसको? मुन्नी कामत को, कहानी संग्रह चुक्का। और उर्दू के लिए गजल फार इकबाल, लेखक संग्रह कौमी सितारे। हो गया? चलिए, सड़सठवें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 एजुकेट गर्ल्स में किसको मिला? पहली भारतीय संस्था है शाहिनी अली, मालदीव प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया गया था। बोलेगा कि 67वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 जो है एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है, जो कि शाहिना अली मालदीव प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए, आबिला नुएबा, जो कि फिलीपींस मनीला के गरीब को उत्थान के लिए सम्मान हेतु है, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, ठीक है। ये हिंदी भाषा में किसको मिला? ममता कालिया। किसको? ममता कालिया। संस्मरण क्या था? जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। हिंदी के लिए किसको? ममता कालिया। संस्मरण क्या था? जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी के लिए नवतेज सारण। उपन्यास क्या था? क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन क्या था? स्प्रांग, सॉरी स्प्रांग, स्प्रांग, ठीक है। मैथिली, मैथिली किसके लिए? महेंद्र झा। संस्मरण क्या था? धात्रीपात सनगाम, धात्रीपात सनगाम। संस्कृत के लिए भद्रदास, भद्रे सदास। कविता था प्रस्थान चतुस्ते ब्रह्मा घोष। क्लियर? ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया किसको मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। 1908 ऑस्कर पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म में अवार्ड किसको मिला? वन बैटल
आफ्टर अनदर। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसमें कौन हुए? पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। ठीक है। अभिनेता पूछेगा तो माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, सिरनर्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले, जेसी बकले हैमलेट के लिए, हेमनेट के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इग्नोर मत कीजिएगा। 1908 ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया? वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन हुए? पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल अनदर अथी के लिए, अनदर के लिए। और अभिनेता पूछेगा तो माइकल बी जॉर्डन। कौन थे? माइकल बी जॉर्डन। और अभिनेत्री में जेसी बॉकले, जेसी बॉकले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 पूछेगा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में 12th फेल किसको? 12th फेल को। निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा। यूपीएससी पे आधारित फिल्म थी और अच्छे खासे मतलब मूवी है। मोटिवेशनल चीजें सुनने को मिलती है, देखने को, इंस्पायर होने को मिलता है। ठीक है, तो देखना चाहिए, हम लोग भी देखे हैं। ठीक है, चलिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन था? तो कटहल। क्या था? कटहल। निर्देशक यशवर्धन मिश्रा। कौन थे? यशवर्धन मिश्रा जी थे। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा तो शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान। जवान विक्रांत मेसी 12 फेल के लिए। ठीक है। चलिए अभिनेत्री में कौन थी? तो रानी मुखर्जी थे। मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। किसके लिए? मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। क्लियर। चलिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन। कौन थे? सुदीप्तो सेन। फिल्म द केरला स्टोरी। क्लियर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन। फिल्म का नाम क्या था? द केरला स्टोरी। यानी कि 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 आपका क्लियर हो गया। फीचर फिल्म में 12th फेल था। निर्देशक पूछेगा विधु विनोद चोपड़ा। हिंदी फिल्म में कटहल को दिया गया, यशवर्धन मिश्रा थे। और अभिनेता थे शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए। और विक्रम मेसी को दिया गया 12th फेल के लिए। अभिनेत्री बोलेगा तो रानी मुखर्जी थे। मिशेल चटर्जी वर्सेस क्या? नॉर्वे। और निर्देशक में कौन? सुदीप्तो सेन, फिल्म द केरला स्टोरी। 79 नंबर का बाफ्टा पुरस्कार 2026 जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? तो एक के बाद एक लड़ाई, एक के बाद एक लड़ाई। 79 नंबर का बाफ्टा पुरस्कार किसे मिला? तो एक के बाद एक लड़ाई। और निर्देशक सर्वश्रेष्ठ कौन था? पॉल थॉमस एंडरसन, एक के बाद एक के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट आर्मयो, मैं कसम खाता हूं। वाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट आर्मायो, मैं कसम खाता हूं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? जेसी बॉकले, हेमलेट के लिए, हेमलेट। और फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म बुंग ने भी अवार्ड जीता। ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा बुंग जो है किस चीज के लिए जीता? मणिपुरी भाषा की फिल्म के लिए। क्लियर। चलिए 2025-26 है ना, सौंदर्य प्रतियोगिता 2025-26 सौंदर्य प्रतियोगिता। क्लियर। चलिए मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 में कौन किसको दिया? साध्वी सतीश सैल, जो कि गोवा की है। कौन है? गोवा की है। कौन? साध्वी सतीश सैल। कहाँ के? गोवा के। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2025 74 नंबर के कौन है? फतिमा बोस, जो कि कहाँ के? मैक्सिको। फतिमा बोस कहाँ के? मैक्सिको। ठीक है। मिसेज यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह। कौन है? शेरी सिंह है, नोएडा उत्तर प्रदेश। कहाँ के? नोएडा उत्तर प्रदेश। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मणिका विश्वकर्मा, कहाँ के? राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान के। क्लियर। चलिए मिस वर्ल्ड 2025 72वीं जो है ओपला सुचाता चुवांगसरी, थाईलैंड के। कहाँ के? थाईलैंड के। क्लियर। कोई दिक्कत? आयोजन कहाँ हुआ था? हैदराबाद, तेलंगाना। भारत का प्रतिनिधित्व किए थे नंदिनी गुप्ता जी ने। ठीक है। 2025-26 की सौंदर्य प्रतियोगिता यानी कि
मिस वर्ल्ड इंडिया 2026 किसे प्रदान किया गया? साध्वी सतीश सैल जो कि गोवा के हैं। और मिस यूनिवर्स 2025 74वीं नंबर के कौन है? फातिमा बोस जो कि मैक्सिको के हैं। और मिसेज यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश के हैं। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान के हैं। और मिस वर्ल्ड 2025 72 ओपोला सुचाता चुआंगसरी थाईलैंड के हैं। क्लियर? चलिए आ गया भाई। अच्छा योजना है क्या? चलिए योजना है कुछ कुछ, जैसे योजना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये किसके द्वारा? बिहार सरकार। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना ये भी किसके द्वारा? बिहार सरकार। बिहार पत्रकार समान पेंशन योजना किसके द्वारा? बिहार सरकार। मिशन दक्ष ये भी किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। ये 4 योजना बिहार सरकार के द्वारा। कौन कौन? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, बिहार सरकार समान पेंशन योजना और मिशन दक्ष। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बार बार छपता है ना। बोलेगा राजकोषीय घाटा 2026-27 में, राजकोषीय घाटा जो है 26-27 में जीडीपी का 4.3 अनुमानित है। कितना? 4.3 अनुमानित है। राजस्व घाटा रेवेन्यू 26-27 में कितना है? तो जीडीपी का 1.5% अनुमानित है। कितना? 1.5%। क्लियर? प्राथमिक घाटा पूछेगा 26-27 में तो जीडीपी का 0.7 अनुमानित है। क्लियर? और प्रभावी राजस्व घाटा 26-27 में कितना है? तो जीडीपी का 0.3 अनुमानित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम स्क्रीनशॉट छाप लीजिए। राजकोषीय घाटा 26-27 में कितना है? जीडीपी का 4.3% अनुमानित है। और राजस्व घाटा 26-27 जीडीपी का 1.5% अनुमानित है। क्लियर? और प्राथमिक घाटा 26-27 में जीडीपी का 0.7% अनुमानित है। और प्रभावी राजस्व घाटा 26-27 में कितना है? जीडीपी का 0.3% अनुमानित है। क्लियर? चलिए ये तो दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसको बाद में हम कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारा है, एक एक करके, है ना। चलिए मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिखेगा शायद, है ना। चलिए आपको पढ़ पढ़ के रिफॉर्म करा देंगे, लेकिन हमको लगता है बाद में कराएं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हम सोच रहे हैं कि आगे करते हैं। दिखता तो नहीं होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा। चलिए अब आ गया सम्मेलन, ताकि जो बड़ा है उसको पहले हम लोग कवर कर लें, है ना। 20वां बोलेगा G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ, इसका आयोजन 22-23 नवंबर से 2025 कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। इसका थीम क्या था? थीम था एकजुटता, समानता, स्थिरता। ठीक है, एकजुटता, समानता, स्थिरता। क्लियर? और बोलेगा 19वां 21वां सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो। कहाँ? ब्राजील। 24 में कहाँ हुआ था? ब्राजील में। और 26 यूएसए। चलिए 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP13 ये कहाँ होगा आयोजन? 10 से 11 नवंबर 2025 में। कहाँ हुआ? तो बेलम। बेलम कहाँ? ब्राजील में। कहाँ? बेलम ब्राजील हो गया। चलिए यानी कि COP13 कहाँ होगा? कहाँ आयोजन हुआ? 10 से 21 नवंबर 2025। कहाँ? बेलम ब्राजील में। क्लियर? चलिए 29 और COP31 ये कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान 2024 में। और 26 में कहाँ होगा? तुर्की में आयोजन होगा। कहाँ? तुर्की में। बोलेगा COP29 जो हुआ बाकू अजरबैजान 24 में हुआ था। और COP31 कहाँ होगा? तुर्की है। ठीक है, तुर्की है। कहाँ? 2026 में कहाँ होगा? COP31 तुर्की में। ठीक है, चलिए 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 ये आयोजन कहाँ हुआ? 27 से 30 दिसंबर अक्टूबर
25 में भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहा? भारत मंडपम नई दिल्ली। थीम था एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प। क्लियर? और 47 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2025 कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में। कहा? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। क्लियर? ठीक है। 47 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था आयोजन? 26 से 28 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है। चलिए, थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और 46वां और 48वां कुआलालंपुर में हुआ मलेशिया में, और सेबू फिलीपींस 2026 में होगा। यानी कि 48 नंबर का जो होगा कहाँ होगा? सेबू फिलीपींस में होगा। क्लियर? चलिए, एससीओ शिखर सम्मेलन। एससीओ शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जो दोस्तों 31 अगस्त से 2 सितंबर 2025 में कहा हुआ? तियानजिन चीन में। कहा? तियानजिन चीन में। क्लियर? चलिए, इसका थीम क्या रखा गया था? प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट। ठीक है, एससीओ इन एक्शन। और बोलेगा 24वां नंबर का हुआ कजाकिस्तान में हुआ था, और 26वां नंबर का कहाँ होगा? तो किर्गिस्तान में। 24वां हुआ था कहाँ? किर्गिस्तान बिश्केक में, और 26वां कहाँ होगा? किर्गिस्तान में ही होगा। ठीक है। चलिए, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन जो दोस्तों 6 से 7 जुलाई 2025 रियो डी जनेरियो ब्राजील में। कहा? रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है। और 18वां जो हुआ था सम्मान, ये कहाँ होगा? कजाना रूस में हुआ था। 16 नंबर का हुआ था कजाना रूस में, और 18वां कहाँ होगा? भारत में होगा, 26 में। ठीक है। 16 नंबर का कजाना रूस में हुआ, 24 में। 18वां नंबर सम्मेलन होगा 17वां ब्रिक्स का कहाँ? भारत में। और 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजन था 24 से 25 जून कहाँ? हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड। और 34वां कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। और 36वां कहाँ होगा? तुर्की में होगा। 36वां ब्रिक्स नाटो शिखर सम्मेलन, 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो आपका तुर्की में होगा। ठीक है। चलिए, 51वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन था 15 से 17 जून 25 कॉर्नेजी स्कीप कनाडा में। और 50वां कहाँ हुआ था? इटली में। और 52वां सम्मेलन कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। कहाँ? फ्रांस में। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये सब तो पूछता नहीं दोस्तों, है ना आपका। बस हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसको बड़ा करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। छोटा छोटा चीज दिखाई तो पड़ रहा है ना। चलिए, इसको देख ही लेते हैं, नहीं तो उसको बाद में देखेंगे। छोड़िए, इससे क्वेश्चन तो बनता नहीं, झूठ मूठ के क्या करते चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में आता ही आता है ना। बोलेगा जनगणना 2027 हो। आजा भाई, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कौन है? सुदर्शन पटनायक जी हैं। और 16वीं जनगणना के आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार। कौन है? मृत्युंजय कुमार जी हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, जनगणना 2027 का शुभांकर क्या है? प्रगति और विकास। क्या है? प्रगति और विकास। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनगणना 2027 का शुभांकर क्या है? प्रगति और विकास। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2027। क्या है? 1 अप्रैल 2027। और भारत की पहली डिजिटल जनगणना 27 में पूरी होगी। पहली डिजिटल जनगणना है। भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, और भारत की पहली बार घर बैठे जनगणना 2027 में होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये हमारा पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड था दोस्तों, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। एक मिनट दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं, है ना। सॉरी, इसको दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम कैमा था इस बार?
98 नंबर का था। कुल सीट कितना है 243, जबकि अधिकतम कितना होना चाहिए 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, विधानसभा का। क्लियर। चलिए, एससी के लिए कितना सीटें थी 38 को थी, और एसटी के लिए 2 गो, कितना 2 गो, ठीक है। ऐसे भी बिहार में दोस्तों आपको हम बता देते हैं, बिहार में विधानसभा के लिए 243, लोकसभा के लिए 40 है, राज्यसभा 16 है, और विधान परिषद 17.5, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, हो गया। अधिसूचना जारी 6 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। चुनाव के चरण 2 चरणों में संपन्न हुआ चुनाव पहला चरण 18 जिला 121 सीटें पर हुआ 6 नवंबर 2025 को, 6 नवंबर 2025 को। चलिए, दूसरा चरण 20 जिले 122 सीट हुआ 11 नवंबर 2025 को, और चुनाव परिणाम हुआ 14 नवंबर 2025 को। कुल पंजीकृत मतदाता कितने हुए 7 करोड़ 45 लाख, 7 करोड़ 45 लाख, और पुरुष मतदाता कितने थे 3 करोड़ 94 लाख, ठीक है, और महिला मतदाता थे 3 करोड़ 51 लाख। फर्स्ट टाइम वोटर कितने हुए लगभग 14 लाख, यानी फर्स्ट टाइम वोटर जो हुए फर्स्ट टाइम अपना वोटिंग किए 14 लाख, ठीक है। चलिए, पहले चरण में मतदाता हुआ कितना 65%, बहुत बढ़िया, और दूसरे चरण में उससे भी बढ़ गया 68.76%, और महिलाओं ने जीत दर्ज किया कितना सीट पर 29 सीटों पर, ठीक है, और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ 22 नवंबर 2025, 22 नवंबर 2025, ठीक है। और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, और वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, नहीं ये तो हट गए दोस्तों, नया बने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पूरा सेशन हमारा मैराथन एक कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट हम कवर किए थे स्पीडी से। अब बस एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ भी गलती हुआ होगा, कुछ भी कहीं भी मिस किए होंगे, तो आप कमेंट में जरूर पिन कर दीजिएगा। अपने इस भैया को बोलिएगा कि भैया ये थोड़ा सा मिस हुआ है, या ये कुछ छूट गया है, और भी कुछ अगर करवाना रहेगा उसको भी हम लोग एरुटेरिया का अगले जो वीडियो आएगा ना, उसको हम पूरा एरुटेरिया का हम कवर कर लेंगे, पूरा बुक को, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।